किसी भी केमिकल के साथ में कभी भी कोई बैक्टीरिया मिला के नहीं डालना है, ना जमीन में ना स्प्रे में। तो इतने बदले हुए पीएच पे ये अपने आप को ढाल नहीं पाते। इनका खाना है पोटाश, हम दे रहे हैं पोटाश, हाँ। तो फिर ये खत्म क्यों हो जा रहे हैं? लेकिन ऐसी जमीन जहाँ पे 0.1%, 0.2% कार्बन आ रहा है, वहाँ पे आप इसको कैसे बचाओगे? मतलब एक हेल्दी सॉइल किसको बोलते हैं सर? Thank you. अच्छा, इसीलिए एमपी में जनरली हम देखते हैं विरिडी और हर्जिनम ज्यादा देखने को यही मिलता मिलते हैं। देखिए, खेत का तो टेम्परेचर कोई भी किसान मेंटेन कर नहीं पाता। हाँ, किसान हाँ, के हाथ में एक ही चीज है, हाँ। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन वो मेंटेन कर ले, और यानी नमी गोबर का maintain खाद नमी पर्याप्त maintain मात्रा में डाले। एक बार अगर वो हो गया, फिर टेम्परेचर अभी जैसे मान लीजिए फील्ड का बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, इस टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव करते हैं। फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको हर क्रॉप में बार बार यूज करना पड़ रहा है। मतलब वन टाइम, फिर एक टाइम आपने डाला, खत्म हो वो जाएगा। पूरी क्रॉप के हार्वेस्टिंग टाइम तक वो काम करेगा। ये बैक्टीरिया ये जीवित हैं, फंगस भी जीवित हैं, तो क्या ये हमको नुकसान नहीं करेंगे क्या? ये भी चीज नोटिस करने वाली है कि इसे अगर इस्तेमाल करना है तो मल्टीप्लाई माइक्रोराइजा को आपको नहीं करना है। तो कोई भी किसान भाई भ्रामक प्रचारों में ना आए कि हमारी ये आप दवाई डालो तो वायरस मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वायरस को रोकने का फिर एक ही तरीका है। एक मिथ आपने ये भी सुना होगा कि साहब जैविक खेती करी, हमारा उत्पादन डाउन चला गया। रासायनिक खेती जो किसान करते हैं, मैंने कई किसानों को देखा है, जी डीएपी या फिर जो भी बेसल में वो डाल रहे हैं 12, 32, 16 एनपीके, जी उसके साथ में ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में लिया और उसको डाल देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। किसी भी केमिकल के साथ में कभी भी कोई बैक्टीरिया मिला के नहीं डालना है, ना जमीन में ना स्प्रे में। आप पहले जैसे केमिकल हमने बेसल में दिया है, हाँ, अब आप दोबारा से बैक्टीरिया या फिर फंगस डालेंगे, वो काम करेगा? हाँ, तो अगले पानी में आप सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो चाहे यही क्वेश्चन अगर मैं अभी ड्रिप के लिए पूछूंगा कि जैसे मैंने ड्रिप से आज इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे दिया चला, आपने। हाँ, जी। चलाया। कल मैं उसमें अगर केएमएस चलाऊंगा, केम भी आप चलाना है, केएमबी, सॉरी, हाँ, तो कल के कल नहीं चलाना है। फिर ड्रिप वाले केस में कम से कम 3 दिन का अंतर आपको रखना है। अच्छा, ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए दे, तो हाँ, आप उसको 24 घंटे के बाद भी सकते हैं। वो केमिकल उसका काम कर जाएगा और ये इनका काम तेजी से कर जाएंगे। होता क्या है, केमिकल के बाद तुरंत जब बाद में आप छोड़ेंगे तो वो केमिकल का खुद का एक अपना एक अलग पीएच मान है। जैसे ही वो मिट्टी में जाएगा पानी के साथ घुलने के बाद, तो मिट्टी का पीएच और इसी वो तुरंत चेंज कर देता है, जनरली डाउन करते हैं। हाँ, तो इतने बदले हुए पीएच पे ये अपने आप को ढाल नहीं पाते। अगर आप 2 से 3 दिन का गैप ले लेते हैं, तो केमिकल का जो रिजल्ट है वो तो मिला, लेकिन इसका भी रिजल्ट आपको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सर मेरा एक और क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि जैसे इनका खाना है पोटाश, हम दे रहे हैं पोटाश, हाँ। तो फिर ये खत्म क्यों हो जा रहे हैं? तो वहां पे अब मुझे ये आज क्लियर हुआ है कि उस वजह से, क्योंकि वो वहां जब जाते हैं तो वो पीएच को गड़बड़ाता है मिट्टी का, उसमें ये टिक नहीं पाते हैं। प्लस अगर साथ में उसी जमीन का कार्बन केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में अगर 0.5 या 0.6 भी होती, तो भी कम से कम इनको सर्वाइव करने का चांस मिल जाता। लेकिन ऐसी जमीन जहाँ पे 0.1%, 0.2% कार्बन आ रहा है, वहां पे आप इसको कैसे बचाओगे? मतलब एक हेल्दी सॉइल किसको बोलते हैं सर? हेल्दी सॉइल कम से कम कितना 1% होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पूरे भारतवर्ष का अगर आप एवरेज कार्बन वैल्यू निकालेंगे, तो वो दिखेगा आपको 0.3 या 0.4, वो इतना नीचे जा चुका है। बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, तो ये हो गए बायो फर्टिलाइजर्स, ये हो गए बायो पेस्टिसाइड, और ये है बायो फंजीसाइड। तो ट्राइकोडर्मा के नाम से तो सभी किसान भाई परिचित होंगे। तो ये ट्राइकोडर्मा की अलग अलग स्पीशीज है ना, जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा कोनिनगाई, हेमेटम और रेसी। ये ट्राइकोडर्मा की 5 प्रजातियां हैं। टोटल होती है 38 जो अभी तक खोजी जा चुकी है। अच्छा। उन 38 में से 5 स्पीशीज का यूज जैविक खेती में होता है। अच्छा। और 5 का भी टेम्परेचर वाइज होगा। अगर मुझे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में प्रयोग करना है, तो वहां के तापमान और जमीन के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी और हार्जियनम ज्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा। अगर यही मैं बात करूं टेम्परेट रीजन की, जैसे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वहां पे ट्राइकोडर्मा कोनिनगाई और हेमेटम ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर मैंने वहां विरिडी और हार्जियनम को भेजा, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से फिर दूसरे वाले जो स्ट्रेन्स है वो वहां उतना अच्छा काम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इसीलिए एमपी में जनरली हम देखते हैं विरिडी और हार्जियनम ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ आपको कहीं भी कोनिनगाई हेमेटम नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और आता है सर कि कोई भी अगर इन सभी को देखे, इनको जीने के लिए या फिर अच्छी ग्रोथ करने के लिए इनसे हमको अच्छा काम करवाना है, तो उसके लिए क्या टेम्परेचर रेंज खेत में होना चाहिए और नमी भी जरूरी है क्या? देखिए, खेत का तो टेम्परेचर कोई भी किसान मेंटेन कर नहीं पाता। किसान के हाथ में एक ही चीज है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन वो मेंटेन कर ले, यानी गोबर का खाद पर्याप्त मात्रा में डाले। और नमी तो कब, अगर वो 8-8 दिन पे सिंचाई कर रहा है, 10-10 दिन पे कर रहा है, तब जाके नमी मिलेगी। तो टेम्परेचर पूरे साल भर तो कोई भी एक जैसा मेंटेन कर नहीं सकता। आपको तो केवल उसके भोजन की व्यवस्था करके देनी है, चाहे वो हरी खाद के रूप से हो या जैविक दूसरे जो खाद है, गोबर का खाद, केचुआ खाद, उसके माध्यम से हो। एक बार अगर वो हो गया, फिर टेम्परेचर अभी जैसे मान लीजिए फील्ड का बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, इस टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव करते हैं। यदि आपकी जमीन में कार्बन है तो इस तापमान पे भी वो सर्वाइव करेंगे। और जैसे ही पहली बारिश होगी, वो अपने आप संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा जब पहली बारिश होती है
तो जैसे ही बारिश का पानी मिट्टी में गिरता है तो आपको मिट्टी से सौंधी सौंधी भीनी भीनी खुशबू आती है। सबने महसूस किया होगा। वो खुशबू किसकी है? सूक्ष्म जीवों में एक और कैटेगरी होती है एक्टिनोमाइसीटीज। जब उन जीवों की संख्या मिट्टी के अंदर ज्यादा होती है तो पानी के संपर्क में आते से ही वो खुशबू देने लगता है। अभी जैसे जो भी केमिकल खेती कर रहे हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, मतलब रिजल्ट्स और अच्छे लाने के लिए और जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए। फिर से क्वेश्चन वही आता है, ये टिक पाएंगे क्या? और अगर नहीं टिक पाएंगे तो हमको क्या बार बार रिपीटेडली यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो लोग पूर्ण रूप से रासायनिक खेती करते हैं उनको ये हर क्रॉप में डालना पड़ेगा, लेकिन जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाले जो किसान भाई है, शुरू में लगातार 3-4 साल उन्होंने प्रयोग किया और अगर वो बिल्कुल भी किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जिस तरह से इनकी कॉलोनी इन प्लेटों के अंदर आपको दिख रही है ना एस्टेब्लिश, वैसे ही ये अपना काउंट, अपनी कॉलोनी जमीन के अंदर इनका नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको हर क्रॉप में बार बार यूज करना पड़ रहा है। मतलब वन टाइम, फिर एक टाइम आपने डाला, वो पूरी क्रॉप के हार्वेस्टिंग टाइम तक वो काम करेगा, वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां दूसरा कोई केमिकल ही नहीं जा रहा है ना। अभी जैसे जैविक खेती की भी बात करें जी, गर्मियों में जनरली क्या होता है, डीप प्लोइंग ज्यादातर किसान करते हैं। हाँ जी। ये कितने गहराई तक फैले हुए होते हैं? ये आपकी टॉप सॉइल जो होती है 6 इंच की, वहां से लेकर के फिर भी गहराई तक में भी ज्यादा 12 इंच तक इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अभी डीप प्लोइंग करके ये बचते हैं क्या? फिर अगर आपको किसी को डीप प्लगिंग करनी है, गहरी जुताई करनी है, तो उसके लिए अनुशंसा दी जाती है कि 4 साल से लेकर 5 साल में केवल एक ही बार गहरी जुताई करनी है। अच्छा। अगर आपने बहुत ज्यादा गहरी जुताई करी तो इनका नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये फंगस से प्लेट के अंदर फैल रही है ना, इसी प्रकार से ये नेटवर्क जमीन के अंदर भी फैलता है। अब मान लीजिए कि पूरा ये आपका खेत है, यहाँ पे फंगस ने अपनी कॉलोनी बना ली है, अब बार बार आप उसको काटे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नेटवर्क टूट रहा है। अब इसके लिए तो एबीसीडी से फिर से काम करना पड़ गया ना। तो इसके स्पोर से फिर अंकुरण होगा, फिर माइसीलिया बनेगा, फिर उसका साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर नए स्पोर बनेंगे। तो आप फिर आपका खेत पीछे लेके जा चुके हो। तो 4 साल 5 साल में केवल एक बार गहरी जुताई और इनको समय समय पे गोबर का खाद, हरी खाद का प्रयोग ये आपको करना है। साथ ही साथ में कल्चर जब भी कोई किसान खरीदता है मार्केट से तो उसको सबसे पहले क्या देखना है? उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि वो कब का बना हुआ है। वैसे तो इसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने की होती है, लेकिन शुरू के जो 6 महीने हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और ज्यादा आपको ताजा मिल रहा है, उन 6 महीनों के अंदर ही आप इस्तेमाल कर लीजिए ना। तो आप किसान भाई जहां भी किसी डीलर के पास या किसी दुकानदार के पास जाएं तो तारीख देख करके आपको उसको परचेज करना चाहिए। दोस्तों, ये चीज नोट करने वाली है कि जब भी आप कोई जैविक फफूंद या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितना हो सके फ्रेश इस्तेमाल करें, ज्यादा संख्या में, ज्यादा अच्छा आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। जैसा कि अभी सर ने कहा। सर, अगर जैव वाटिका, जैसे कि आप इतने सारे प्रकार के कल्चर्स पर काम कर रहे हैं, अगर कोई किसान इन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि बहुत से किसान अब चाहेंगे कि वो आपसे परचेस करें, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका है उसका? मैं मेरा नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीन पे नंबर देख लेंगे। तो जिन किसान भाइयों को भी वो कुछ जानकारी भी चाहिए हो या परचेस करना हो, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें सर एक और क्वेश्चन है कि क्या ये सब जब इस्तेमाल करते हैं जी, ये एक दूसरे को काम करने से रोकते हैं या डिस्टर्ब करते हैं? क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मित्र हैं। ये सब तो जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं वो सभी एक दूसरे के साथ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कोई भी इसमें से एक दूसरे की टांग खींचने वाला नहीं है। तो जब आप इसका खेतों में प्रयोग करेंगे तो लगातार इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के साथ। अब हम लोग वापस प्रोसेस पे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट ट्यूब से लेके गए प्लेट में, प्लेट से आया वो फ्लास्क में। तो अगला जो लेवल आता है उसको कहा जाता है शेकन फ्लास्क लेवल। अभी तक जो प्रक्रिया आपने वहां पे देखी उसमें क्या हमने देखा कि उस प्लेट में से बैक्टीरिया को लिया और हमने किस में ट्रांसफर किया? फ्लास्क में किया, यानी इसमें इनोकुलेशन कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब आप देखेंगे कि अलग अलग फ्लास्क में अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं। तो अलग अलग मीडिया पे अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये बैक्टीरिया, तो ये कौन है? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जो मैंने आपको आगे प्लेट में भी दिखाया था। ठीक, तो अभी ये लिक्विड मीडियम में ग्रो कर रहा है ना। तो जब वहां पे फ्लास्क में डाला जाता है उस मशीन के यहाँ पे बैठ के, तो लाने के बाद सबसे पहले शेकर के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, तो शेकर पे लगाने का कारण क्या है? जो मीडिया इसके अंदर डाला गया है, जो भरा गया है, बैक्टीरिया की अपनी एक अलग कोशिका है, पूरी एक सेल है। वो सेल चारों तरफ से उस न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, कवर हो जाए, मतलब पूरी तरह। और इनका जनरेशन टाइम होता है लगभग 20 मिनट का। हर 20 मिनट में इनकी संख्या दुगुनी होती है। अच्छा, अगर 2 है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ये रोटेट होता रहेगा। तो अगले 48 आवर्स तक, यानी 48 घंटों तक ये ऐसे ही रोटेट होगा। जैसे ही इसका डिजायर काउंट हमको मिल गया कि हमको इतना बढ़ाना था, निकालेंगे और इसको स्टेशनरी फेज में संभाल के रख लेंगे। अभी जैसे हमारा खरीफ का सीजन आने वाला है, तो खरीफ के सीजन में लगने वाले जितने भी कल्चर है उनका स्टॉक हम लोग इनिशियल स्टेज में संभाल के बना के रखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ये है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम निमेटोड कंट्रोल वाला, वो है वर्टिसिलियम लेकानी सकिंग पेस्ट के लिए, ये मेट्राजियम एनिसोपिली पायरिला व्हाइट ग्रब टर्माइट्स के लिए, ऊपर वाला पेसिलोमाइसिस लिलेसिनस निमेटोड कंट्रोल करने के लिए,
है ना, और आपके पीछे उधर व्हाइट वाला वो है बिवेरिया बासियाना, कैटरपिलर कंट्रोल करने के लिए। हाँ ठीक, और पूरा सामने वाला जो है ये सारा ट्राइकोडर्मा है। तो ये हानिकारक फफूंद को कंट्रोल करने के लिए ये अच्छा वाला फफूंद है। अभी मान लीजिए हम लोग ट्राइकोडर्मा खरीदते हैं जी, 1 लीटर लिक्विड फॉर्म में खरीदना ज्यादा अच्छा होता है या फिर पाउडर फॉर्म में? रिजल्ट दोनों में ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन दोनों की डोज का अंतर आ जाएगा। डोज का अंतर अगर पाउडर फॉर्मुलेशन यूज करना है तो 1 किलो आपको डालना है 1 बीघा में, और अगर आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो लिक्विड जाएगा 500 ml पर बीघा। अच्छा, तो रिजल्ट फिर एक जैसे ही आएगा। कीमत में रूप में अगर देखें तो फिर किसानों को क्या ज्यादा फायदेमंद होता है? कीमत के हिसाब से भी देखें तो भी लगभग इक्वल ही है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो पाउडर है उसकी जो मात्रा मैंने आपको बताई 1 किलो फॉर सॉइल एप्लीकेशन है ना, लेकिन जब लिक्विड में आप जाओगे तो लिक्विड का तो डोज हाफ हो गया, तो लगभग उसी के आसपास ही कॉस्ट में वो बैठेगा। लिक्विड भी इसके इक्वल ही जाने वाला है। तो ये फॉर्मुलेशन, लेकिन जो काउंट है, काउंट आपको कैसे पता चलेगा? जब लिक्विड की आप बोतल देखते हो तो उसके ऊपर आएगा लिखा हुआ 10⁸ CFU पर ml, यानी 1 ml के अंदर 10 करोड़ बैक्टीरिया। ठीक, और वहीं अगर बायो फर्टिलाइजर का पाउडर आप देखने जाओगे तो वहां मात्रा कितनी आ रही है? 5 करोड़ प्रति ग्राम। तो अब मेरी बात आपको आई समझ में? यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? हाँ, अब इसके बाद लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या डेवलप किया? सीड मदर इनोकुलम। हाँ, ठीक, तो यहाँ तक आकर के प्रोसेस को हमने अब रोक दिया है। अब जैसे मान लीजिए आपने मुझे ऑर्डर किया कि मुझे भैया ट्राइकोडर्मा चाहिए या पीएसबी चाहिए, तो ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, दीवार, इस दीवार के ठीक पीछे एक कूलिंग टावर लगा हुआ है और एक आरओ वाटर सिस्टम लगा हुआ है। तो सबसे पहले बाहर से आरओ वाटर आएगा इस मशीन के अंदर। इस मशीन का नाम है फर्मेंटर। आरओ वाटर इसके अंदर लेने के बाद अब मान लीजिए आपको पीएसबी बनाना है, तो पीएसबी का जो मुख्य रूप से जो भोजन है, जो स्पेसिफिक मीडिया है, वो आपने इसके अंदर डालना है। फिर आपको स्टरलाइज करना है। मतलब बेसिकली आप इस फॉर्म में इसे होल्ड करके रखते हैं ताकि आप जितनी रिक्वायरमेंट आए उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं इसको। ये यहाँ पे आप इसको लंबे समय तक होल्ड 90 डेज। अच्छा, 90 दिनों तक ये जिंदा रहता है इसमें। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हमें जो बैक्टीरिया मिल रहा है, मतलब मैं एक फार्मर हूँ, मैं जो लेने जाता हूँ, शॉप पे लेने जाऊंगा और वो बैक्टीरिया लाऊंगा, अब वो जीवित है या फिर नहीं है उसका मुझे कैसे पता चलेगा? उसका देखिए हाथों हाथ कोई किसान तो पता कर नहीं सकता केवल बोतल को देख के। सबसे पहले तो वो ये देखेगा, समस्या है और उस वजह से बहुत से किसान इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। पहले तो एक तरीका मैंने ये बताया कि जो बोतल है आपको खरीदने से पहले ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अच्छा, उससे वही एक तरीका है जो अभी आपने सबसे पहला तो एक तरीका है आम किसान के लिए वही है कि मैं उसकी तारीख देख लूं। तो वहां से लेकर के 12 महीने की उसकी शेल्फ लाइफ होती है। लेकिन फिर भी मैंने दूसरी चीज क्या बताई, फिर भी आपको कोशिश ये करना है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के अगले 6 महीने आप देख लीजिए, उसकी फ्रेशनेस और बनी रहती है, और ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ से अब तक जो भी मैंने समझा है वो ये है कि मैं ये खरीदूंगा, अपने पास में मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पहले। दोनों तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओपन फील्ड है, किसी किसान भाई को ड्रिप इरिगेशन है उसके पास, वो सीधा आपने जो बॉटल लिया है वेंचुरी के माध्यम से आप पूरे फील्ड में दे सकते हैं, डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका, आपके पास में अगर गोबर का खाद है तो आप उसके अंदर गोबर के खाद में मिला के रख दीजिए 8 से 10 दिन के लिए, नमी वमी मेंटेन करके पानी डाल के, तो वो उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आप जब खाद को डालेंगे तब तक उसकी संख्या बढ़ चुकी होगी। ये एक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। अब जो इसमें स्प्रे करने वाले आपने जो बताए हैं कुछ, जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बेसिलस सब्टिलिस, उनका स्प्रे होता है। तो ये क्या डायरेक्टली होता है? वो डायरेक्टली होता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस रासायनिक दवाइयों के साथ नहीं डालना है, दवाइयों या फिर खाद। बिल्कुल। स्प्रे का समय शाम को 5 बजे के बाद, दिन में तेज धूप में इनका स्प्रे नहीं होता। मिथ है या फिर ये चीज सच्चाई है कि ये बैक्टीरिया ये जीवित हैं, फंगस भी जीवित हैं, तो क्या ये हमको नुकसान नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये ह्यूमन पैथोजेंस नहीं है। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया अभी आप लोगों ने देखे हैं या फंगस देखी है, इनमें से किसी से भी इंसानों को कोई बीमारी नहीं हो सकती, ना जानवरों को। आप माइकोराइजा भी बनाते हैं? माइकोराइजा भी बनाते हैं। माइकोराइजा अभी फार्मर्स में जो रासायनिक खेती कर रहे हैं जी, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जैसे गेहूं जैसी फसलें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी एक बार आप सटीक जो तरीका है वो बता दीजिए। सबसे पहले किसान भाइयों को ये समझना जरूरी है कि जो माइकोराइजा की स्पीशीज है वो आप कौन से कैटेगरी का माइकोराइजा यूज कर रहे हैं। खेती में सबसे ज्यादा एंडोमाइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है, जो फील्ड पे रहता है, जो फील्ड पे रहेगा लेकिन जड़ों के अंदर घुस जाता है वो पूरी तरह से। अच्छा, और जड़ों के बाहर से जड़ों में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा। मान लीजिए बाहर फास्फोरस पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, तो वो माइकोराइजा का जो नेटवर्क है, पूरा जाल है, वो उन तत्वों को लेगा और सीधा जड़ों के अंदर सप्लाई कर देगा। इसलिए उसको एंडोमाइकोराइजा कहा गया है। एंडो मतलब अंदर, और उसकी स्पीशीज का नाम है ग्लोमस। तो उसको उपयोग करने का तरीका क्या है? उसके भी 2 फॉर्मुलेशन आते हैं। एक टेलकम बेस आएगा, तो आप टेलकम बेस को गोबर के खाद के साथ में मिला करके खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका एक आता है वाटर सोल्यूबल डेक्सट्रोज बेस, उसका डोज रहता है 100 ग्राम प्रति एकड़। तो वो पूरी तरह से जो घुलनशील माइकोराइजा है वो किनके लिए इजी हो गया है? ड्रिप इरिगेशन वालों के लिए। उसको आप सीधा वेंचुरी के माध्यम से दे करके खेतों में छोड़ सकते हैं। ये भी चीज नोटिस करने वाली है कि इसे अगर इस्तेमाल करना है तो मल्टीप्लाई माइकोराइजा को आपको नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो अभी अगर कोई क्रॉप स्पेसिफिक मैं ये पूछूं आपसे कि कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप लेते हैं,
उसमें मुझे इनमें से बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करना है जिससे कि पौधे में अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए जी, मतलब एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल जाए, तो मुझे क्या क्या यूज करना चाहिए? तो फिर उस केस में आप लोगों को एनपीके कंसोर्टिया, क्योंकि वो 3 अलग अलग बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। ठीक। दूसरा है जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक, तो उसके माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। तीसरा है माइकोराजा और चौथा है ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास, ठीक, क्योंकि आपको बीमारियों से भी तो बचाना है। ठीक है। तो ये 4 भी अगर किसी ने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिए, तो फिर से मैं एक लाइन दोहराना चाहूंगा, जब भी आप किसी कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा, देने का समय और देने का तरीका, इस पे निर्भर करेगा कि उस कल्चर का रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिले। जैसे अभी हमने एनपीके तीनों के लिए बैक्टीरिया देखे, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो प्राइमरी एलिमेंट्स, इसके साथ जो सेकेंडरी होते हैं जैसे कैल्शियम है या फिर सल्फर की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, इनके लिए कोई बैक्टीरिया होता है? क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई बैक्टीरिया सुना नहीं। उनके लिए होते भी हैं स्पेसिफिकली, लेकिन किसान भाइयों को इतना ज्यादा डीप में, इतना ज्यादा डिटेल में अलग अलग प्रकार के वो वाले कल्चर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का मान लीजिए अगर आपने उपयोग किया है, तो वो जिंक के अलावा वो सल्फर को भी सोलुबलाइज कर रहा है, आयरन को भी दे रहा है, वो मैग्नीशियम को भी दे रहा है। अच्छा, तो अगर आप इतना ज्यादा डिफरेंट उसमें जाएंगे तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगा। दूसरा, साथ ही साथ में हम लोग ये भी किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आप गोबर का खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, इसके अलावा जीवामृत बनाना सभी किसान भाई जानते हैं, तो वो जीवामृत का भी प्रयोग लगातार हर सिंचाई के साथ करें। उससे क्या होगा, आपका कार्बनिक जो पदार्थ है वो तो आप धीरे धीरे करके दे ही रहे हैं, उससे आपके द्वारा दिए गए जो छोड़े हुए जो कल्चर है उनको भी वापस से पनपने का मौका मिलता है, उनको भी भोजन मिलता रहेगा बीच बीच में। इसमें जैसे वायरस या फिर वायरल डिजीज जो है, जी हाँ, या फिर जो एक बड़ी समस्या है विल्ट, जी, इनको रोकने के लिए भी ये कारगर हैं क्या? रूट रॉट विल्टिंग के लिए तो मैंने ट्राइकोडर्मा बताया, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो रूट रॉट विल्टिंग में काम करता है। वायरल इन्फेक्शन के लिए इंडिया तो क्या वर्ल्ड में आज तक कोई दवाई नहीं बनी है। तो कोई भी किसान भाई भ्रामक प्रचारों में ना आए कि हमारी ये आप दवाई डालो तो वायरस मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वायरस एक बार अगर पौधे के शरीर में आ चुका है और आपके फील्ड में यदि थ्रिप्स का अटैक है, व्हाइट फ्लाई का अटैक है, तो आप पेस्ट को कंट्रोल करोगे तो वायरस फैलना तो रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई वायरस पौधे के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है और अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, तो वायरस को रोकने का फिर एक ही तरीका है, देसी गाय का दूध। अच्छा। अगर 1 बीघा जमीन है तो आपको क्या करना है, 100 लीटर पानी लेना है, उसमें 4 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध मिलाना है और स्प्रे लगा देना है। वायरस का मल्टीप्लिकेशन वहीं के वहीं रुक जाएगा, वो बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, ये तो ऐसे कई सारे, खासकर जो मिर्च जैसी फसलों की खेती करते हैं ना, तो जहाँ पे मिर्च में कुकड़ा रोग आता है ना, लीफ कर्ल वायरस आता है उसमें, तो उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए दूध बहुत ही कारगर है। हम लोग पिछले कई सालों से हमारे काफी सारे किसान भाई है जिनको प्रयोग करवा रहे हैं। और दूसरा इसी दूध का प्रयोग किया है, अगर कहीं फल टपकने की समस्या हो, फूल टपकने की समस्या हो, फ्लावर ड्रॉपिंग होती है ना, तो कहीं अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है उस पर भी आप दूध का प्रयोग करके देखें, फूल गिरना रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे। तीसरा प्रयोग, अगर किसी किसान भाई ने गलती से भी कोई रासायनिक खरपतवार नाशक जो दवाइयां होती है ना, चारामार दवाइयां, उनका डोज कभी ज्यादा डाल दिया तो फसलें लटक जाती है, उस पर भी दाग धब्बे आ जाते हैं। अगर उसके भी साइड इफेक्ट को रोकना हो तो उसमें भी दूध का प्रयोग आप हाथों हाथ कर सकते हैं। हमने प्याज में, लहसुन में, कई तरह की फसलों में इसके भी प्रयोग किए हैं। 3 दिन में वापस से आपकी फसल खड़ी हो जाएगी दूध डालने के बाद। लेकिन दूध होना चाहिए किसका, देसी गाय का। यहाँ पे बैक्टीरिया उसके लिए भी काम नहीं करते हैं? किसके लिए? वायरस को मारने के लिए कोई बैक्टीरिया नहीं काम करता है? थोड़ी बहुत प्रतिरोधक क्षमता जो आएगी, हाँ, वो उसमें तो सहारा वो दे देंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को रोकने में मदद नहीं कर पाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था, कोई रासायनिक खेती कर रहा है और उसे अब पूर्णतः जैविक पर जाना है, तो ये मिथ है क्या या फिर सच्चाई है कि उस फील्ड को 3 साल आपको खाली छोड़ना पड़ेगी, मतलब उसमें कोई भी फसल की बुआई नहीं करना है, उसके बाद फिर आपको शुरू करना है जैविक? सर, ऐसा नहीं है कि उसको 3 साल छोड़ना पड़े। आप प्रैक्टिस कर रहे हो एग्रीकल्चर की, खेती की, तो उसमें खेती करना ही आपको, मतलब रासायनिक जैसे अच्छा, इतना आप कार्बन दोगे, जितना कल्चर वगैरह दोगे, जो आपका रासायनिक पड़ा है वो उस 3 साल के पीरियड में सारा सोल्यूबल होके वो खत्म हो जाएगा। खेती करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि खेती छोड़ देना है, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जितना भी पड़ा है रासायनिक आपका वो सोल्यूबल होके और पौधा लेके वो खेती। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि 3 साल तक उसमें रासायनिक चीजें होती है फील्ड पर अवेलेबल रहती हैं, जो 3 साल में खत्म होती है, उनके रेसिड्यूज होते हैं। और इसके पीछे का कोई साइंटिफिक कारण? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो भी सर ने जैसा बताया, सबसे मुख्य मुद्दा ये आता है कि पिछले कई सालों से हम लोग 25-30 सालों से लगातार केमिकल फर्टिलाइजर ही डाल रहे हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड ही डाल रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेशन एजेंसियां हैं या कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो रेसिड्यू टेस्ट करवाती है। ठीक, तो जैसा कि सर ने बताया कि शुरू के जो 3 साल है उनमें आपको खेती छोड़ना नहीं है, लगातार करते चले जाना है, लेकिन करना अब पूरी तरह से जैविक है। तो अब कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड आप नहीं यूज कर सकते, नहीं डाल सकते। ठीक है ना? अब पहला साल गया, मान लीजिए आपने 2026 से शुरुआत करी, तो 26, 27, 28 3 साल में उसके रेसिड्यू अपने आप धीरे धीरे करके कम होंगे, क्योंकि जो फसलें आप ले रहे हो वो भी थोड़ा बहुत तो उसको यूज करेगी पड़े। अब जब चौथा साल आएगा
तो चौथे साल से जो पैदावार होगी वो आपकी पूर्ण रूप से जैविक मानी जाएगी। और वो भी जब कोई कंपनी वाला अगर आपके पास में परचेस करने के लिए आता है तो वो रेसिडुअल टेस्ट जरूर करवाएगा कि क्या अभी भी कोई अवशेष आपके पौधे के अंदर, अनाज के अंदर आ रहे हैं क्या। तो अगर जमीन में अवशेष होंगे तो स्वाभाविक सी बात है फसलों में भी आएंगे, है ना। अब दूसरा फैक्टर आता है रिप्लेसमेंट का फैक्टर। एक मिथ आपने ये भी सुना होगा कि साहब जैविक खेती करिए हमारा उत्पादन डाउन चला गया। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका भी आप साइंटिफिक मैनर में ही आप जवाब लेकर के जाइए। सबसे बड़ा चीज आपको ये सोचना है कि मैं यूरिया यूज कर रहा हूँ, डीएपी यूज कर रहा हूँ या पोटाश या 12-32-16। उदाहरण के तौर पे अगर 1 बीघा में कोई किसान 100 किलो 12-32-16 डालता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो 12-32-16 फर्टिलाइजर 100 किलो जाता है तो उसमें से 12 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटाश मिलता है। तो अगर मैं इन 2 कट्टों को हटाऊं तो यहाँ पे क्या लग गया है, रिप्लेसमेंट का फैक्टर। कि अगर मैं इसको हटा रहा हूं तो इसकी जगह ऐसी कौन सी चीज डालूं जिसमें कि ये 12, 32 और 16 इतनी ही मात्रा में मिल जाए। आई मेरी बात आपको समझ में। अब क्या होगा, अगर कोई किसान भाई सिर्फ सादा गोबर का खाद डाल रहा है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि गोबर के खाद के अंदर ओनली 1% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 किलो डाला है तो उसमें कितना किलो मिला, 10-10 किलो, 10-10 किलो, ठीक है, 100 किलो। अब जब आप 2000 किलो डालोगे तब तो ये 20-20 किलो हुआ। ठीक है। तो कम से कम एक स्टैंडर्ड, एक अच्छी खेती करने के लिए, क्योंकि अब तो जमीन में तत्वों के से पहले तो कार्बन ही कम है ना, आपको कम से कम 4 टन गोबर का खाद प्रति बीघा हर वर्ष आपको डालना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये, ताकि आप उन कट्टों को पूरी तरह से रिप्लेस कर सको। दूसरी बात, अगर किसी किसान भाई के पास में गोबर का खाद कम है तो वो केचुआ खाद बनाए, गोबर से केचुआ खाद में उसको परिवर्तित करे, क्योंकि केचुआ खाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आप जहां 4 टन वो डाल रहे हो, यहाँ पे आपको ये मुश्किल से गेहूं, सोयाबीन और चने जैसी फसल में मात्र 1 टन केचुआ खाद में उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। और अगर लहसन प्याज लगाते हो आप या सफेद मूसली लगाते हो तो आपको 2 टन केचुआ खाद डालना है, तब जाकर के आप पूरी तरह से केमिकल को बंद कर पाओगे। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं 12-32-16 100 किलो बंद करूं और इधर खाली कोई भी एक जैविक खाद बनाने वाली कंपनी के 4 कट्टे उठा लूं और डाल के जैविक खेती कर लूं, तो वो संभव नहीं है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर जो आपने बताई, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ था। सबसे बेस लाइन जो कॉन्सेप्ट है जैविक खेती का, वो न्यूट्रिएंट का ही समझना पड़ेगा। मिट्टी के बाद फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो मिट्टी हो गई, जिसके हेल्थ के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी। सेकंड कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिएंट का बैलेंस, कि फसल कौन सी है, उस फसल की डाइट कितनी है, खुराक कितनी है, उसको कितना किलो नाइट्रोजन चाहिए, कितना किलो फास्फोरस चाहिए, कितना किलो पोटाश चाहिए और कितने सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। तो हर फसल का उसके सिलेक्शन के आधार पे उसके डोज चार्ट बनेंगे, अलग अलग शेड्यूल बनेगा सबका अलग अलग। उसके आधार पे आपको ये तय करना है कि कौन सा जैविक खाद कब, कितनी मात्रा में और किस तरीके से मैं डालूं, तो आपका उत्पादन कभी नहीं घटेगा। जैविक खेती भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। दोस्तों मेरे क्वेश्चंस तो यहाँ पर रुकने नहीं वाले हैं और ऐसा करने में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट हो इस खेती को लेकर या फिर इस फील्ड को लेकर, बैक्टीरिया या फिर फंगस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी हर कमेंट का जवाब देने के लिए। दोस्तों ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है और पूरी सच्चाई के साथ दोस्तों मैंने जानने की कोशिश की है इस फील्ड को और आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आगे जाकर दोस्तों यही एक भविष्य बनने वाला है। क्योंकि रसायनों की दुनिया जो है वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसका गवर्नमेंट ने भी हमें अब बता दिया है कि अब आपको खाद लिमिटेड मिलेगा। तो उस केस में दोस्तों हमको जैविक पर ही जाना पड़ेगा। आप केमिकल के साथ जैविक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट भी आपकी लिख दीजिएगा। आपकी हर कमेंट हमें प्रोत्साहित करती है। सर आपने आपका बहुत सारा समय दे दिया, 2-3 घंटे का समय दे दिया, कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में आशीष जी आपको और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद और आभार, जो आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, क्योंकि ये एक ऐसी जन जागृति है जो हर गांव में हर व्यक्ति को उनके बीच में ले जाना जरूरी है। क्योंकि ये हमारे आने वाला जो भविष्य है ये उसको तय करेगी कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो किस पर्यावरण में जीने वाली है। उनको भी साफ हवा चाहिए, स्वस्थ भोजन चाहिए, सब कुछ शुद्ध चाहिए। तो शुद्ध तभी मिलेगा जब हम लोग शुद्ध इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग अच्छी जैविक तकनीकों का उपयोग करें, अपने घर पे भी खाद वगैरह सब बनाएं। और आप लगातार जुड़े रहें। अभी यहाँ से कुछ चीजें जो मैंने देखी हैं डेफिनेटली इन्हें मैं इस्तेमाल करूंगा और दोस्तों आपको भी ये दिखाने वाला हूँ कि मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आगे देखने के लिए तैयार रहिएगा। नए हैं अगर आप चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारियां लगातार चैनल पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।